बीबीसी दुनिया में आज देखिए, लॉकडाउन के दौरान मुसलमान कैसे मनाएंगे रमजान। रमजान के लिए कई देशों ने जारी की गाइडलाइंस। भारत में लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने, तो पाकिस्तान में मस्जिदों में नमाज के दौरान एहतियात बरतने की अपील। इंडोनेशिया ने लोगों के यात्रा करने पर लगाई रोक। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना के दौरान रमजान पर होगी हमारी कवर स्टोरी, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या तकरीबन 19,600 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। आईसीएमआर ने कहा अगले 2 दिन तक भारत में नहीं होंगे कोरोना वायरस के रैपिड टेस्ट के नतीजे अलग अलग आने की वजह से लिया गया फैसला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हुई 25 लाख के करीब। 1,70,000 से भी ज्यादा मौतें। स्पेन ने फिर लौटाया चीन की कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स, कहा नई किट्स भी दे रही हैं गलत नतीजे। कोरोना संक्रमण के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों के अमेरिका में बसने पर लगाई अस्थायी रोक। कहा कोरोना संकट की वजह से अमेरिकियों के हितों को देखते हुए किया ये फैसला। अमेरिका में अब तक कोरोना की वजह से 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया और चीन ने कहा उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की बीमारी नहीं सही। हार्ट सर्जरी के बाद किम जोंग उन की हालत खराब होने की आई थी खबरें। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना संक्रमण अब तक बेकाबू है। इस बीच रमजान का महीना शुरू होने को है। इसे लेकर कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ गई है। कवर स्टोरी में बताएंगे भारत और पाकिस्तान से लेकर मध्य पूर्व तक कोरोना काल में पड़ रहा रमजान का महीना पहले के मुकाबले कितना अलग होगा। मुसलमान समुदाय के लिए रमजान के महीने की खास अहमियत है। इसे साल का सबसे मुबारक महीना माना जाता है। इसके बाद ईद मनाई जाती है। कई देशों में 23 अप्रैल से तो कुछ जगहों पर 24 अप्रैल से शुरू होगा। भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर मध्य पूर्व तक कोरोना संक्रमण की वजह से रमजान को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। कई देशों की सरकारों और धार्मिक संस्थाओं ने मुसलमानों को बताया है कि वो रमजान के दौरान क्या करें और क्या करने से बचें। भारत में लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें बंद हैं। बुद्धिजीवियों के समूह ने मौलवियों से मशवरा करने के बाद मुसलमानों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वो मस्जिदों की बजाय घरों में नमाज पढ़ें। रोजा खोलने के बाद रात में पढ़ी जाने वाली नमाज भी घरों से पढ़ने के लिए कहा गया है। मस्जिदों में इफ्तार पार्टी का आयोजन ना करने को कहा गया है और साथ ही ये भी अपील की गई है कि रमजान की खरीदारी के लिए लोग घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली में मुसलमानों की संस्था इंडियन मुस्लिम्स फॉर इंडिया फर्स्ट ने मौलवियों इमामों की निगरानी में ये गाइडलाइंस तैयार की है। और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वहां करीब 10,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 192 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर अब भी रोक नहीं लगाई है। क्या है वहां के हालात, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक। पाकिस्तानी सरकार ने रमज़ान के महीने में नमाज तरावी और दीगर नमाज़ों की बाजमात अदायगी की इजाज़त तो ज़रूर दी है, लेकिन इसको बाज़ मामलात के साथ मशरूत किया है। यानी कोई बीमार आदमी मस्जिद में नहीं जा सकता, 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग और कम सिन बच्चों को मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं होगी। नमाजियों के दरमियान जो सफ़े हैं उनमें 6 फुट का फासला होगा, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के मजहबी नेता किसी हद तक खुश हैं, लेकिन वो ये यकीन नहीं करवा सकते कि इस पर अमल दरामद होगा। यानी अगर मस्जिद में मतलूबा तादाद पूरी हो जाती है तो वो किसी को मस्जिद में आने से नहीं रोक सकते, या अगर मस्जिद में कोई लोग जाना चाह रहे हैं तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले उसको चेक नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई कोरोना की अलामात हैं। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और मजहबी नेताओं के दरमियान चंद दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट की एक शिक ये भी थी कि अगर कोई मस्जिद इसके एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करती है तो सरकार जो है वो उसके खिलाफ उसी तरह एक्शन ले सकती है जिस तरह दीगर इदारों के खिलाफ एक्शन लेने का उनके पास इख्तियार है। लेकिन बाज़ार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि माजी में भी हुकूमत की तरफ ये कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद एक मस्जिद में बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में मज़हब को एक बुनियादी अहमियत हासिल है और कोई भी हुकूमत चाहे जैसे भी हालात हों
मजहबी नेताओं की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी जड़ें अवाम में होती हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में रखने के लिए मक्का और मदीना की मस्जिदों में देर शाम को नमाज तो जरूर होगी, लेकिन उस वक्त वहां नमाज पढ़ने के लिए आम लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में रमजान को लेकर इस बार क्या तैयारियां हैं, बता रहे हैं बीबीसी अरबी सेवा के संवाददाता इसाम इकिरमावी। इस साल पूरे मध्य पूर्व में रमजान अलग तरह से होने वाला है। कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदें बंद कर दी गई हैं, लोगों के जमा होने और सभाओं पर प्रतिबंध है। आमतौर पर रमजान में लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और समूह में रोजा तोड़ते हैं। वो रिश्तेदारों को बुलाते हैं या उनके यहाँ जाते हैं। ये देखना रोचक होगा कि अब ये लोग रस्में कैसे निभाएंगे और नए हालात में कैसे सामंजस्य बिठाएंगे। सऊदी अरब में इस्लाम की 2 सबसे पुरानी मस्जिदों मक्का और मदीना में इबादत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों से घरों में इबादत करने और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने को कहा गया है। वहीं मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इंडोनेशिया में रमजान शुरू होने से पहले लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने आज ही लोगों के आने जाने पर रोक लगाई। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत देर से फैसला लिया गया। रमजान मुसलमानों के लिए ये साल का सबसे अहम समय है। इबादत, चिंतन और परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका। इंडोनेशिया में रमजान के दौरान लोग अपने पुश्तैनी घरों या गांवों को लौटते हैं। इस परंपरा को मुडिक कहा जाता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल सरकार ने लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध शुक्रवार से शुरू होगा, यानी सावधानी बरतने में देरी भी हो सकती है। राजधानी जकार्ता में करीब 10 लाख लोग पहले ही घरों को निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यात्री मास्क लगा रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं हैं। ऐसे में डर है कि ये लोग ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैला सकते हैं। अस्सी के लिए ये आम फैसला था। उन्होंने प्रतिबंध शुरू होने से पहले ही सेंट्रल जावा से अपने गांव के लिए बस ले ली। अगर मैं घर नहीं जाती तो मुझे बहुत दुख होता। हाँ, मुझे कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर है। असल में अगर मेरे पास यहाँ रुकने का विकल्प होता तो मैं जरूर रुकती, लेकिन मेरे परिवार के सभी लोगों ने मुझसे घर जाने को कहा, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे घर जाना होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं खुद को मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर से बचा सकती हूँ। पिछले साल इसी वक्त 2 करोड़ लोग रमजान में घर गए थे। अगर इस सप्ताह लोग अपनी योजना के मुताबिक यात्रा पर निकलते हैं तो संक्रमण का जोखिम बढ़ जाएगा। यात्रा पर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रपति जोको विडोडो ने यू टर्न लिया है। मंगलवार तक सरकार लोगों को मुडिक में शामिल न होने की सलाह भर ही दे रही थी। इस कदम से तमाम इंडोनेशियाई परेशान होंगे। कई तो अब भी किसी भी तरह अपने घर जाने की योजना में जुटे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी की वजह से ये आपदा साबित हो सकती है। मुडिक की वजह से अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 2 लाख तक बढ़ सकती है। रमजान में हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन कई लोग अस्पताल पहुंच सकते हैं और कईयों की मौत हो सकती है, जबकि हम ये हालात नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इस सप्ताह लोग योजना के मुताबिक यात्राएं जारी रखते हैं तो वो संक्रमण का खतरा बढ़ाएंगे। लोगों को यात्रा के लिए 48 घंटे का वक्त देने के बाद सरकार का प्रतिबंध पता नहीं कितना असरदार होगा। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्यों बाहरी लोगों का अमेरिका में बसना हो जाएगा मुश्किल। और भारत में कोविड-19 की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों की दास्तान। बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। आप
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक आदेश पारित करने जा रहे हैं जिसके बाद अप्रवासी यानी गैर अमेरिकियों के अमेरिका में बसने पर अस्थायी तौर पर रोक लग जाएगी। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 8 लाख मामले आ चुके हैं। 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने हाल ही में दावा किया था कि अमेरिका में संक्रमण का सबसे बुरा दौर बीत चुका है और बंदिशें हटाई जा सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर वायरस संक्रमण को ना दिखाई देने वाला दुश्मन का हमला बताया और साथ ही कहा कि वो अमेरिकियों की नौकरियों के बचाने के लिए ये फैसला कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई और ब्यौरा नहीं दिया। बीते महीने कोविड-19 महामारी को लेकर अमेरिका ने तकरीबन हर तरह के वीजा को रद्द कर दिया था। अमेरिका की कनाडा और मेक्सिको से इस बात पर सहमति बन गई है कि सीमा के आर पार गैर जरूरी यात्रा पर मई के मध्य तक रोक लगाई जाए। यूरोप और चीन से यात्रा पर भी कड़ी पाबंदी लागू है। हालांकि अस्थायी वर्क वीजा धारकों, छात्रों और कारोबार के लिए आने वालों को छूट दी गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से कौन कौन प्रभावित होगा। उनके आलोचकों का कहना है कि महामारी की आड़ में सरकार अप्रवासन को रोकने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी है। इस बीच अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में भी लगातार गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। और रुख करते हैं भारत का, जहां सरकार का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। 19,000 के करीब लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं यहां और करीब 600 की मौत हो चुकी है। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने कोविड-19 की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों की जिंदगियों के बारे में जानने की कोशिश की। डॉक्टर जॉन एल साइलो, जिन्होंने जिंदगी में खूब इज्जत और प्यार कमाया, पर मौत के बाद अकेले हो गए। करीब 2 दिन तक स्थानीय लोग वायरस फैलने के डर से उनके शरीर को दफनाए जाने से रोकते रहे। आखिर एक चर्च ने अपने कब्रिस्तान में जगह दी। लोग एकदम घबरा गए थे। ऐसे हालात में इंसान अपनी सूझबूझ और ईमान तक खो देता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। डॉक्टर साइलो का परिवार अब क्वारंटीन में है। मेघालय में 2 अस्पताल स्थापित करने वाले डॉक्टर साइलो राज्य में कोविड-19 से मौत का शिकार होने वाले पहले व्यक्ति हैं। 2000 किलोमीटर दूर बंदूकों की सलामी। कोरोना वायरस से मरने वाले एक पुलिस अफसर को श्रद्धांजलि। एसीपी अनिल कोहली ने अपने आखिरी दिन पंजाब के लुधियाना की सड़कों पर लॉकडाउन लागू करने की ड्यूटी करते हुए बिताए। वो एक बहुत शरीफ और नेक बंदा था। महसूस तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परिवार को भी महसूस होता है। लेकिन हम लोग टेररिज्म के टाइम के भर्ती हैं, तो हमने तो टेररिज्म ही देखा है। चलो एक और टेररिज्म सही, तो जिंदा मरना तो वो तो। देश के बुजुर्गों को भी इस बीमारी से ज्यादा खतरा है। 75 साल के एएम नडवी भोपाल में पत्रकार थे। 1984 में वहां हुई गैस त्रासदी में जब सैकड़ों मारे गए, तब उनके परिवार ने भी जहरीली गैस का असर झेला। तब जान बच गई, पर अब इस महामारी से वो नहीं बच सके। वहाँ कब्रिस्तान गए तो वहाँ भी 8-10 लोग थे, पर इतने लोगों ने कहा चुपचाप चले गए बेचारे। ये सब उनका सोच थी कि मुझे कोई हो अल्लाह नहीं चाहिए। ये सारी चीजें अब समझ में आ रही हैं। वही यही समझाते थे कि जियो मगर अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो, अपने लिए तो सब जीते हैं। भारत में मरने वालों की संख्या दुनिया के मुकाबले चाहे अभी कम है, पर इन परिवारों के लिए ये कोई सांत्वना नहीं। सरकार ने देश में लंबा लॉकडाउन लागू करने का मुश्किल फैसला लिया है, इस उम्मीद में कि इससे होने वाला आर्थिक घाटा लोगों की जान बचाने के आगे छोटी कीमत साबित होगा। दिव्या आर्य, बीबीसी, दिल्ली। कईयों ने फर्ज के लिए जान गंवाया तो कई बीमारी की भेंट चढ़ गए, पर अपने पीछे ना भूलने वाला गम छोड़ गए। और एक वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे बुल्गारिया की एक डांसर जो है भारतीय क्लासिकल डांस में एक्सपर्ट। तो देखेंगे एक ब्रेक के बाद, चल लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा और कोई शख्स हो जो लॉकडाउन के असर से अछूता रह गया हो। आज हम मिलेंगे इंजीनियर से डांसर बनी बुल्गारिया के कलाकार से जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं। वो अक्सर भारत आकर परफॉर्म किया करती थी, मगर लॉकडाउन के कारण अब ऑनलाइन आकर अपने जुनून को बरकरार रख रही हैं। बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट। वैसे तो इंडिया से इनका कोई नाता नहीं, लेकिन भारतीय नृत्य में ये माहिर हैं। भारतनाट्यम हो, कथक या फिर ओडिसी। मिलिए बुल्गारिया की रहने वाली इस डांसर से। नमस्ते नमस्ते डियर, आप कैसे हैं? मेरा नाम कात्या है। कात्या हर साल भारत आकर डांस सीखती हैं, परफॉर्म करती हैं और साथ ही बुल्गारिया में भी लोगों को सिखाती हैं। लॉकडाउन की वजह से कात्या अब भारत तो नहीं आ पा रही, तो इन दिनों लोगों को ऑनलाइन ही डांस क्लास दे रही हैं, जिसमें बॉलीवुड भी शामिल है। बुल्गारिया में भी इन दिनों सड़कें गलियां सुनसान पड़ी हैं। दिस इज इंदिरा गांधी बुलेवार्ड। कात्या के घर के पास वाली गलियां भी, जो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। आई मिस इंडिया। सबकी तरह कात्या को भी इंतजार है हालात बेहतर होने का। फिलहाल जिंदगी जरूर थम सी गई है, पर पैरों को थिरकने से किसने रोका है। तो असल दुनिया ना सही, वर्चुअल दुनिया तक लोगों के जीने और शौक पूरा करने का तरीका भी बदल गया है और कईयों के तो शॉपिंग करने का भी तरीका बदल गया है। दिखाते हैं आपको कैसे कोरोना के इस दौर में लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जर्मनी में लोग अपने खाने पीने की चीजों को सरहद के उस पार फ्रांस से फोन करके ऑर्डर करते हैं और सामान लाने के लिए कुछ इस तरह से फिशिंग रॉड तक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ फ्रांस, लेकिन शॉपिंग इसकी वजह से नहीं रुक रही है, भले ही फिशिंग रॉड का इस्तेमाल लोगों को क्यों ना करना पड़े। Glücklich auf der deutschen Seite gelandet. Oh. Wirklich haben herzlichen Dank für diese deutsch-französische Käse. तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @BBC सारिका। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।